हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, जिसको कि ऑडिटरी वर्बल अप्रोच भी बोला जाता है, जो कि ऑरलिज्म का नया ट्रेंड्स है। ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जो डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के साथ हैं, जो भी स्पेशल फील्ड श्रवण दिव्यांग बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये ईवीटी थेरेपी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जो भी स्पेशल एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। इसके प्रिंसिपल एंड प्री रिक्विजिट्स एंड स्टेजेस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम देखेंगे। सबसे पहले है, जैसे कि आपने देख रहे हो, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होती है। ये एक ऑरलिज्म का ही एक नवा आविष्कार था। ऑरलिज्म में क्या था कि बच्चों को उन्होंने बोला कि जो भी श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं, उनको बोलकर ही पढ़ाया जाना चाहिए, उनसे बोलकर ही बात की जानी चाहिए, ताकि वो समाज के साथ जुड़े रहें। इसीलिए उसके बाद जो है वो एवीटी का आविष्कार, नवा जो ट्रेंड्स आया, वो एवीटी के रूप में ऑरलिज्म को आगे बढ़ाया गया। जिसमें कि जो बच्चों के पास बची हुई श्रवण क्षमता होती है, या जो बच्चे हेयरिंग एड लगी होती हैं, जो बच्चों ने कोकिला इम्प्लांट जिनका हुआ होता है, उन बच्चों को एक स्पीच थेरेपी जो है वो एवीटी दी जाती है, जिसकी मदद से बच्चों का जो है वो एक कम्युनिकेशन में सुधार किया जाता है। और ये जो है बच्चों की ऑडिटरी पर फोकस, के सुनने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें बच्चे के साथ पेरेंट्स रहते रहते हैं, और जो टीचर होता है वो एक नेचुरल तरीके से बात करता है, ताकि जो बच्चे को किसी प्रकार की जैसे सामान्य बात कर रहे हैं उसको समझ सके और उस चीज को फोकस कर सके। और शिक्षक इसमें लिप रीडिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है, और बच्चों को ऑडिटर पर ही फोकस करने के लिए कहते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हो, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच लिखा है, इसको एवीटी भी कहा जाता है, जो कि आपको पता है ये श्रवण जो मौखिक दृष्टिकोण है, लिप रीडिंग के माध्यम से प्रदान किए गए दृश्य क्लू के समर्थन के बिना है। कि इसमें बिल्कुल नहीं है कि हम बच्चों को लिप रीडिंग दें, ना कि विजुअल क्लू दे कि हम क्या बोल रहे हैं। बच्चे को जो भी बात कही जा रही है वो नेचुरल तरीके से कही जाती है इस थेरेपी में, और बच्चे को उस चीज को नेचुरल तरीके से ही समझने की प्रयास किया जाता है, ताकि जो बच्चा नेचुरल तरीके से वाणी और भाषा का विकास कर सके। इसलिए और श्रवण मौखिक दृष्टिकोण का इच्छुक परिणाम ये है कि व्यक्ति सुनने और बोले जाने वाली भाषा को वो उपयोग कर सके और पूरी तरह से अच्छे से सीख सके। इसमें साइन लैंग्वेज का भी उनको प्रयोग नहीं करवाया जाता है। जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एवीटी कोकिला इम्प्लांट या हेयरिंग एड लगी होती हैं, उनको यही प्रेफर किया जाता है कि वो सुनकर चीजों को समझकर उस चीज को अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रिंसिपल क्या है, जो कि डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, इसकी कभी बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जो कि ऊंचा सुनने वाले बच्चे होते हैं, उनको एक निजी वातावरण दिया जाता है जिससे वो सामान्य दुनिया को सुन सके और उनको बोलने का प्रयास कर सके और उसमें अपनी सहभागीदारी बना सके। और एवीटी जो है वो अभिभावक केंद्रित होती है, कि मान लो कि इसमें पेरेंट्स का इंक्लूड होना, और ये 1 to 1 सेशन होता है कि पेरेंट्स साथ में होंगे और बच्चा होगा, और एक ही बच्चे को एक समय में दी जाती है, कि ये नहीं हम ग्रुप थेरेपी इसमें नहीं दे सकते हैं। और ये जो है बची हुई श्रवण क्षमता और हियरिंग एड जिन्होंने लगाई होती हैं, और सुनने पर और बोलने पर फोकस करती है, और बच्चे को इस चीज में मदद भी करती है। और ये बधिर बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ संप्रेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है, कि ये बोलती है कि बच्चों को अगर हम नेचुरल तरीके से सिखाएं तो बच्चा जो है वो एक नेचुरल तरीके से अपनी बातों को कह सकेगा। तो ये एवीटी कहती है। और इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं कि किस किस पर फोकस करती है, जो कि ऑडिटरी पर फोकस है, कि उसके सुनने पर फोकस किया जाता है, और इस चीज को कंटिन्यू अवेलुएट किया जाता है, कि निरंतर उस चीज का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा कितना सुन पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, किस चीज पर दिक्कत आ रही है, वो चीज को कंटिन्यू अवेलुएट किया जाता है। फैमिली सेंटर्ड होती है, जैसे आपको पता है कि पेरेंट्स साथ में होते हैं। पेरेंट्स में से चाहे मदर हो चाहे फादर हो, घर का कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो
उस समय जब एवीटी दी जा रही है तो पेरेंट्स जो है वो एक मेंबर उनके साथ रहता है। इंडिविजुअलाइज्ड है, जैसे आपको पता है कि ग्रुप थेरेपी भी स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिसमें सभी ग्रुप जो उनके लेवल के बच्चे होते हैं उनको साथ में बैठाकर दिया जाता है। बट जो एवीटी है वो हम ग्रुप में नहीं दे सकते, वो एक ही बच्चे को हम एक समय में दे सकते हैं। नेचुरल कम्युनिकेशन किया जाता है कि प्राकृतिक रूप से हम जो है वो संचार को बढ़ावा देती है जो एवीटी है। इसमें बच्चे को सामान्य तरीके से जैसे अभी हम बोल रहे हैं उसी प्रकार से बच्चे को, और लिप रीडिंग बिल्कुल नहीं दी जाती। जैसे सामने-सामने आमने-सामने नहीं बैठाया जाता है, जैसे टीचर बैठा है उसी प्रकार से बच्चा भी साथ में ही बैठता है, और लिप रीडिंग नहीं करते हैं, बच्चे के सुनने पर ही फोकस किया जाता है। और ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अगर मान लो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है कोकिला इम्प्लांट करने के बाद जो है वो बोलने सुनने लग जाए, तो उसके लिए ये चीज़ जो एवीटी है, एवीटी मदद से, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी की मदद से जो है बच्चा एक सामान्य रूप से, अगर वो चीज़ आपने 2 या ढाई साल किसी भी बच्चे को कोकिला इम्प्लांट होने के बाद हम ये ऑडिटरी वर्बल थेरेपी देते हैं, तो बच्चा जो है वो सामान्य रूप से बोलना, सुनना और समझना सीख जाता है। और अर्ली इंटरवेंशन, जितना अर्ली इंटरवेंशन इसमें किया जाएगा उतना ही ज़्यादा बच्चे को जो है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग, इसको नियमित रूप से इसकी निगरानी की जानी चाहिए। ये नहीं कि हमने 1 दिन गए, 4 दिन छुट्टियाँ कर ली, 5 दिन गए। उस थेरेपी के दौरान जो है इसको रेगुलर करना पड़ेगा, तभी जो है वो बच्चे को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे क्या-क्या इसकी आवश्यकताएँ क्या-क्या है कि प्री रिक्विज़ाइट्स क्या है? जैसे कि अर्ली डिटेक्शन, पहले तो हमें बच्चे की जो दिव्यांगता, हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसका जल्द से जल्द पता लगाना, शीघ्र उसकी पहचान करना, फिर उसको एप्रोप्रिएट हियरिंग एड देना, ठीक है? वो भी बहुत बच्चे के लिए ज़रूरी है, जो हियरिंग एड प्रोवाइड की है, क्या वो सही से फंक्शन कर रही है? इसके लिए जो पार्टिसिपेशन है पेरेंट्स का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एब्सेंस, इसमें साइन को एब्सेंस किया जाता है, मतलब मान लो कि साइन जो है, साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, और जो पेरेंट्स है इंटीग्रेट किया जाता है उनको हियरिंग बच्चों के साथ। बच्चे जो है डेफ बच्चों के साथ इतना नहीं, उनको बोला जाता है कि इनको सामान्य बच्चों के साथ रखें ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ सामान्य तरीके से अपना वातावरण में सीख सकें। और इसको डायग्नोस्टिक थेरेपी भी कहते हैं कि ये एक नैदानिक है, किससे बच्चे की बोलने और सुनने की प्रक्रिया को जो है वो सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इसकी स्टेजेस आती हैं जिसको कभी बार ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो कहते हैं। इसकी स्टेजेस है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम अवेयरनेस करवाते हैं आवाज़ों के प्रति कि कौन-सी किसकी आवाज़ है। जैसे चुटकी की आवाज़ हो गया, क्लैपिंग की आवाज़ हो गया, डोर नॉक हो गया, अलग-अलग प्रकार की जो भी साउंड है, हॉर्न हॉर्न की साउंड कैसी है, सभी चीज़ें की जो अलग-अलग साउंड्स है उसके बारे में जो है बच्चे को मम्मा कैसे बोलते हैं, पापा कैसे बोलते हैं, उन सभी की साउंड्स पहले क्या करवाई जाती है, बच्चे को पहचान करवाई जाती है। उसके बाद में उस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण सिखाया जाता है कि जब ऐसी आवाज़ आती है तो ये मम्मा की आवाज़ है, जैसे ऐसी आवाज़ आती है तो पापा की आवाज़ है, वो चीज़ों में ये चुटकी की है, ये ताली की है, किसी भी प्रकार की जो अलग-अलग साउंड्स है उसमें विभेद करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्या है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की उसके बाद में बच्चे को पहचान जो है वो करवाई जाती है कि ये इस चीज़ की आवाज़ है। मान लो अलग-अलग साउंड दी तो बच्चे को पहचान कर सके कि जैसे ये साउंड जो है वो घं बाहर अलार्म की है, या फ़ोन की घंटी की है, डोर नॉक की है, मम्मा बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, तो उसकी पहचान जो है वो करवाई जाती है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, उन आवाज़ों को सुनकर जो उसने समझी हुई है, उनकी पहचान की हुई है, उनमें विभेद किया हुआ है, तो उसको एक कॉम्प्रिहेंड कर पाता है कि बच्चा अपने तरीके से उसको समझकर उसको अभिव्यक्त कर पाता है कि यस ये साउंड इसकी आ रही है। मतलब कि वो चीज़ उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हम अवेयरनेस करवाते हैं दुनिया की बुनियादी जो भी हमारे आसपास की दुनिया है, उनके बारे में बच्चों को अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट उसके में डिस्क्रिमिनेशन करवाया जाता है कि ध्वनि की कितनी गुणवत्ता है, तीव्रता कितनी है, कौन-सी अलग-अलग साउंड्स है और उसका स्रोत क्या है। जैसे ताली की आवाज़ है, दोनों हाथों को हम बजाते तो मतलब कि वो स्रोत कहाँ से आवाज़ कैसी उत्पन्न होती है, और डोर को ज़ोर से मारते तो कैसी आवाज़ पैदा होती है।
वो चीज़ उसको जो है सोर्स भी दिखाए जाते हैं, मान लो कि उसको बताया जाता है कि इसकी साउंड ऐसी होती है। फिर आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है कि कैसे जो है बच्चे द्वारा सुनी गई बातों को लेबल करना या उनका नाम देना, कि बच्चे ने किसी चीज़ की आपने चुटकी मारी तो बच्चा जो है उस चीज़ को यस बताएगा कि यस आपने चुटकी मारी, चुटकी की आवाज़ की, तो मतलब कि बच्चे को उस चीज़ की पहचान हो गई है। नेक्स्ट क्या है, बच्चा उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, उस चीज़ को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उस चीज़ को बोल पाएगा। वो क्या है, बच्चा वाणी को कॉम्प्रिहेंड जो साउंड्स है उसको कॉम्प्रिहेंड करना समझ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका कंक्लूजन जो है, आपको पता है जो एवीटी है वो बच्चों के लिए श्रवण मस्तिष्क में विकसित करने में मदद करती है, कि उनका जो एचआई वाले बच्चे होते हैं उनमें वाणी और भाषा विकास जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। अगर इन बच्चों को हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके नेचुरल तरीके से उनको एवीटी दी जाए, जहाँ कोक्लिया इम्प्लांट हुआ है तो उनको एवीटी दी जाए, तो उसके बाद बच्चों को हम मस्तिष्क उनका जो है, उनकी वाणी और भाषा का विकास जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि वो सामान्य समाज के साथ जुड़ सके और अपनी सहभागीदारी जो है वो निभा सके और अन्य अलग-अलग क्षेत्र में भी अपना योगदान दे सके। तो इसीलिए ये सभी जो है एवीटी हो गए, जो भी इसके प्रशिक्षण जो ले रहे हैं और जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, जो इसमें बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब उनके डेफ बच्चों के लिए किया जा रहा है। और ये आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो उसको आप नीचे इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।